अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज के दिन भी हम कह सकते हैं कि जो ये 3 दिन मार्केट के गुजरे हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड टुडे इज़ वेंसडे, तो ये तीनों सेशंस के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन पाया जा रहा है। एक गिरावट देखी जा रही है। इस वीक के आगाज़ से ही जो एनर्जी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। हमने देखा कि लास्ट वीक जैसे ही एक सुनने में ये आ रहा था कि बिल्कुल ही मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन उसके बरक्स ईज आउट थोड़ा बहुत हुआ, रिलैक्सेशन हुई, लेकिन जंग बंदी की जो एक फाइनल न्यूज़ है, जो फाइनल कॉल है, वो अभी तक नहीं मिली। तो उसकी वजह से इंटरनेशनली थोड़े से एक हम कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस सेंटिमेंट्स ड्रिवन हुए हुए हैं, जो कि हमारी मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के हवाले से, थोड़ी सी हीटअप हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट हुआ कि हमने देखा कि इस वीक के आगाज़ से ही मॉनेटरी टाइटनिंग हुई, जिसमें 100 बिप्स का इजाफा हुआ, वो भी एक इम्पैक्ट था। तो आज के दिन जब हमने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को देखा, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और थोड़ा सा कॉशियस भी दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न तकरीबन 2500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। और ये हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल बैरियर 1,65,000 कहा यह जा रहा था टेक्निकल टर्म्स में, आज वो मार्केट उसी के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दी। लेट्स सी कि कल मार्केट कैसे बिहेव करती है, कल के दिन क्या होता है, और आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशंस इस वीक को कैसे समराइज करते हैं। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, न्यू क्या चीज़ें हो रही हैं, इकॉनमी के हवाले से इतने ट्रिगर्स होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में अगर डाउनफॉल आ रहा है तो उसके रीजंस क्या हैं पीछे, आज आपको बताएंगे। साथ साथ आपको बताएं नेप्रा का 25 किलोवाट तक सोलर सिस्टम्स पर फीस ख़त्म करने का जो फैसला है वो हो चुका है। आपको हमने खबर इससे पहले भी दी थी कि इम्कानात हैं और इसके ऊपर सोचा जा रहा है। अब फाइनली ये एक हम कह सकते हैं फैसला हो चुका है। तो नेप्रा का 25 किलोवाट जो कि बिजली के सोलर सिस्टम पर फीस है, उसको ख़त्म करने का फैसला किया गया है। और आपको बताएं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें तवानाई बचत और सफिशेंसी के इकदाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जितना हो सके थोड़ा सा कॉशियस भी रहें, थोड़ी सी कंजर्वेशन भी करें, और साथ साथ जो हमारी पावर सेक्टर है ये भी फ्लरिश करे। कैसे होगा ये भी आज हम बताएंगे। और साथ साथ जैसे गवर्नमेंट कीन होके तमाम स्टेप्स ले रही हैं, जैसे हमने देखा है कि टाइमली इनिशिएटिव्स लिए गए। दिस इज़ द रीज़न कि आज जब जंग के मौके पे हमने देखा, या फिर जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट आया, उस वक्त हमने देखा था कि तमाम कंट्रीज़ में एक पैनिक, एक कैओस पाया जा रहा था। बरक्स उसके पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन, बल्कि आगे बढ़ के पाकिस्तान ने मीडिएटर के तौर पे अपना रोल अदा किया। तो आज हम ये भी बात करेंगे। और आपको माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से बताएं, कीमती पत्थरों की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का फैसला किया गया है। तो क्या क्या होगी इसमें चीज़ें, कितनी ज़्यादा इसमें R&D होगी, आज ये भी बात करेंगे। और पांडा बॉन्ड्स के हवाले से आपको न्यूज़ दें कि इसका इजरा आखिरी मराहिल में है। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया है। पांडा बॉन्ड्स के आने से क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, इंटरनेशनली हमारे पास कितनी ज़्यादा अब रूम हो जाएगा, सो डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज़, हमारे मौजूद हैं नईम सिद्दीकी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। इससे पहले मैं नईम साहब आपसे मार्केट का क्वेश्चन करूं, आप ये बताइए कि स्टॉक मार्केट की जो आज की जो एक डिक्लाइनिंग रीज़न है, या पूरे 2 दिन के रीजंस जो दिखाई दे रहे हैं, ये किस तरफ जो है वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं? फिर उसके बाद हम मार्केट के हाइलाइट्स भी देखेंगे। देखिए, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में कुछ रीज़न्स बताए हैं, उसके मार्केट जो है वो कमज़ोर नहीं है। मार्केट इज़ नॉट वीक। एक्चुअली इकॉनमी इज़ एट द मोमेंट अंडर प्रेशर है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से IMF की जो टाइटनिंग है और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आप देख रही हैं, वो मेन ड्राइव्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त आपको मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की मार्केट जिस तरह परफॉर्म कर रही थी पिछले 6 माह से, या बल्कि अगर हम देखें तो 1.5 साल से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत आउट क्लास है। इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी फाइन। और अभी भी मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम। अभी आप ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी जो है ना, इसको आप कह सकते हैं करेक्शन फेज में है। और एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अभी भी इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइस। और अभी भी कोई इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं है कि हम ये कहें कि मार्केट जो है वो बहुत ही ख़राब की तरफ जा रही है, बहुत लोग की तरफ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब ऐसे मौके होते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग्स होती हैं। जब प्रॉफिट टेकिंग्स होती है तो मार्केट जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है, कभी
1000 पॉइंट 1500 पॉइंट प्लस माइनस, तो फिर एट द स्टेज ऑफ 165,000 अगर आपको कोई इसमें 1000-1500 की गिरावट नज़र आती है तो वो मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं है. बट एंड ऑफ द डे पीपल शुड रिमेन कॉशियस वाइल इन्वेस्टिंग. और इस वक्त ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अंडर प्रेशर हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब इस वक्त जो सेक्टर परफॉर्म अभी भी कर रहे हैं वो आपका बैंकिंग सेक्टर है, आपका आईटी सेक्टर है. Right. और लेकिन जो प्रेशर में है ना वो आप देखेंगे वो रिलेटेड है विद आइदर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और दे आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द मार्कअप जो भी पॉलिसी रेट आया है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, ऑटो फाइनेंसिंग है, टेक्सटाइल है. अब ये तीनों सेक्टर वो हैं जो कि बैंकिंग के साथ एक तो कनेक्टेड हैं और दूसरा एक्सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है. जब एक्सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है तो इंटरनेशनल अगर आपको ओवरऑल रिसेशन नज़र आ रहा है और जिस वक्त आप देख रहे हैं जैसे आपने भी अभी अपने इब्तदाई में बताया कि वॉर की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही. इट इज़ इन बिटवीन येस एंड नो. और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये वार है भी है कि नहीं भी है. Right. और इट इज़ राइट इन द मिडल. तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है दे विल बी अगेन गुड. बट जो इन्वेस्टर हैं दे शुड रिमेन कॉशियस. और ये जो मैंने 2-3 सेक्टर बताए हैं जो कि इस वक्त नईम साहब, आपने जो मार्केट की डिटेल बताई हैं वो भी मजीद भी मैं पूछना चाहूंगी. आज के वॉल्यूम डी हैं, हमारे पास मार्केट की हाइलाइट्स भी मौजूद है. आज की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं. मार्केट ने आज कितने जो एक डिक्लाइनिंग नोट हमने आपको बताया पंच किए और साथ साथ कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए. लेट्स हैव अ लुक. 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,68,412.23 रुपी के लेवल पर. हायर साइड पे मार्केट गई 1,69,686.03. लोअर वाज 1,65,391.46 एंड फाइनली क्लोजर 1,65,823.87. यानी कि आप देख सकते हैं लोअर साइड के ही लेवल्स को मार्केट ने क्लोजर पे कंटिन्यू किया. फाइनली क्लोजर 2,588.36 का डिक्लाइन देखा गया, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनको सूट नहीं करता कि मार्केट में इतना एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आए. सो लेट्स सी कि कल के दिन मार्केट कैसे बिहेव करती है. नेक्स्टली वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते हैं. ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी. वॉल्यूम लीडर्स में सबसे पहले साइनर्जी इस लिस्ट को लीड करे हैं 0.32 के डिक्लाइन के साथ. 8.41 पे क्लोजर. 105.65 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए. अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए. क्लोव सेकंड स्कॉट पे 0.89 का डिक्लाइन. 8.45 पे क्लोजर. 91.11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड. हैज कॉल थर्ड स्कॉट पे 0.53 का इजाफा देखा गया. 20.581 पे इसकी क्लोजिंग प्राइस रही, जबकि 65.84 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा. फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड फोर्थ स्कॉट पे 0.06 का डिक्लाइन देखा गया. 1.38 पे क्लोजर रहा. 53.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए. एंड लास्टली लोड्स 1.05 का डिक्लाइन. 13.73 पे क्लोजर. 45.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए. ये थे टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स आज के दिन के. साथ साथ नईम साहब मौजूद हैं, मैं उन्हीं से पूछती हूँ. नईम सिद्दीकी साहब, ये भी बताइए कि मार्केट में पेनी स्टॉक्स देखे जा रहे हैं और उनकी जो एक हम कह सकते हैं ट्रेडिंग जो प्राइस है तो वो काफ़ी हद तक हिट कर रही है उसकी एक्चुअल डेली क्लोजिंग को. यानी कि 1 रुपए के स्टॉक के अंदर 0.8 का इजाफा या डिक्लाइन काफ़ी हिट करता है. बिल्कुल. तो इसके हवाले से बताइए कि जो डे ट्रेडर्स हैं क्या वो अभी मार्केट के अंदर ज़्यादा फोकस्ड हैं या हमारे वही इन्वेस्टर्स जो ऑल टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी होल्ड करके कॉशियसनेस पे? देखिए डे ट्रेडर्स तो ऑलवेज मार्केट को जो ड्राइव कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, तो डे ट्रेडर ही कर रहे होते हैं. तो हमारे यहाँ देखें चूँकि ये मेच्योरिटी मैं समझता हूँ इतनी नहीं है अभी इन्वेस्टर में कि वो जो डे ट्रेड को प्रेफर करते हैं. तो डे ट्रेड अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो आपको ऑन द राइज ही नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस तरह गेन कर रही होती है या ऊपर जा रही होती है तो लोग फ़ौरन मार्केट में आगे इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है ना वो बड़े कॉशियस होते हैं और वो देख रहे होते हैं. देखिए जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, कि मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो भी तो एक अपॉर्चुनिटी है ना. तो उसको देखना ये है कि हम कहाँ पे अपने आप को सेट कर सकते हैं, कहाँ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और कहाँ से हम जो एक थोड़े मुनाफे को कंप्रोमाइज़ करके एक लॉन्ग टर्म मुनाफे की तरफ देखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें. तो मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट डे ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है. मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो लोग डे ट्रेड करते हैं उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि
ان کے لوز کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے بھی اب دیکھیں نا, ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے سیکٹرز ہیں, جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ فرٹیلائزر ہے, بینکنگ سیکٹر ہے یا آئی ٹی سیکٹر ہے, یہ گرو کر رہے ہیں. اب اگر لانگ ٹرم آپ اس کو سوچیں گے تو آپ انویسٹ کریں گے, اور یہ کیا ہے اس میں زیادہ تر آپ کو بلو چپ کمپنیز ہیں ان میں انویسٹ کریں. لیکن جب آپ نے کہا نا ₹1 کا شیئر جب 0.8 گین کرتا ہے تو لوگ اس میں پھر جو ہے چونکہ وہ چھوٹے شیئر میں نا تو وہ زیادہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض ₹1 کا شیئر ہے تو اس میں ملین شیئر خرید لیا, 10 پیسے بڑھ گئے تو لیکن وہ بجائے اس کے 50,000 شیئر خرید لیں, لیکن کہ اچھی انویسٹمنٹ میں کریں جو کہ اپنے اچھے وقت میں آنے پہ, کیونکہ آپ کو ایک دن وہ اپ ہو جائے گا تو سیکنڈ ڈے وہ ڈاؤن ہو کے سارے پیسے لے جائے گا. اچھا, وہ فیئر اینڈ پلیئر میں جب آپ انویسٹ کریں گے تو اسٹاک مارکیٹ دیکھو یہ سٹہ بازی نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑی اسٹیبل پلیٹ فارم ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بڑی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, اور یہ دس از اونلی ریگولیٹڈ حلال پلیٹ فارم آف انویسٹمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جی, تو ریگولیٹڈ بھی ہے اور حلال بھی ہے. چلیں اس کے اندر ہم بحث میں نہیں جاتے. نعیم صاحب یہ بھی بتائیے کہ نیپرا کا 25 کلو واٹ تک سولر سسٹمز پر فیس کم کرنے کا یا ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بتائیے کہ کتنا زیادہ اب جو سولر سسٹمز کے حوالے سے نیوز آ رہی تھی ان کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ اگر آنے والے دنوں میں سولر کے حوالے سے مزید اور چیزیں اگر بہتر ہو جائیں یا انفلیشن کے نمبرز کم ہو جائیں جیسے کہ انٹرنیشنل امپیکٹ چل رہا ہے تو یہ چیزیں اور ایز آف ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن آیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پچھلے 2-3 مہینے سے ہم لوگ جو ہے نا کنفیوژن کا شکار تھے کہ یہ سولر سسٹم کا کیا بنے گا. جو انویسٹ کر رہے تھے وہ پریشان تھے, گورنمنٹ کی طرف سے مختلف پالیسیز آ رہی تھی. لیکن ابھی نیپرا نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ 25 کلو واٹ اور اس سے نیچے کسی کو بھی اپنا لائسنس نیپرا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو ڈسکوز کو انہوں نے, اگر میں لوگوں کی آسانی کے لیے پوچھوں کہ 25 کلو واٹ کتنے ایریا کو کور کرتا ہے؟ 25 کلو واٹ جو ہے جی وہ ایک مطلب اس حساب سے آپ سمجھیں کہ گھر میں وہ تو بہت بڑا یونٹ ہے. 25 کلو واٹ یعنی کہ ایک گھر کو آرام سے کور کر لیتا ہے, تو گھریلو صارفین کے لیے آسانی ہے. 10 کلو واٹ بھی ایک چھوٹے گھر کو بڑی آرام سے کر لیتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یعنی کہ گھریلو صارفین کو آسانی ہو جائے گی. تو اس سے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کلیکٹیو اس میں کیا فائدہ ہے, انڈیویجول کو تو آپ چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کرائسس آیا ہے آئل کا, آپ اس میں دیکھیں پوری دنیا میں ایک پینک آ گئی, ایک اکنامک ٹرموائل آ گیا ہے. ہر طرف آپ ہو اینڈ کرائی ہے, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ انرجی. ابھی دیکھیں جنگ کی اتنی بات نہیں ہو رہی جتنی کہ انرجی کی بات ہو رہی ہے, گیس کی بات ہو رہی ہے, تیل کی بات ہو رہی ہے, ڈیزل کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والا جو ڈیکیڈ ہے, یہ جو اگلے 10 سال ہیں, اس میں دنیا میں بہت تیزی سے الٹرنیٹ انرجی جو ہے اس کے اوپر لوگ جائیں گے. اور جو جتنے بھی ادر سورسز آف انکم ہیں, انرجی پروڈکشن ہے, اس پہ کام ہوگا. اور پاکستان میں ابھی دیکھیں تقریباً 5,000 میگا واٹ تک بجلی جو ہے وہ سولر سے بنائی جا رہی ہے. اور امید ہے کہ یہ 2035 تک پاکستان میں 10 سے 15,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سولر سے پیدا ہوگی. تو کافی اب یہ ہے کہ اس کو چینلائز کرنا, ریگولائز کرنا, مین گریڈ میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا. لیکن گورنمنٹ کے پاس تو بہت بڑی اپرچونیٹیز ہے نا کہ آپ کو گھر بیٹھے مفت بجلی مل رہی ہے, اور وہ بھی سن شائن سے آپ بجلی پروڈیوس کریں. اس وقت تقریباً تو آپ نعیم صاحب یہ بھی بتائیے نا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ توانائی بچت اور کفایت شعوری کے اقدامات کرنے چاہیے, اس کی جو پیش رفت کا جائزہ لیا جائے, اور ساتھ ساتھ جو بھی انرجی سیکٹر کے حوالے سے کنزرویشن ہو وہ بھی ہو, اور فیول کی کنزمپشن کو کم سے کم کیا جائے. دیکھیں جی جو انہوں نے ابھی یورپین یونین کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو کنزرویشن آف انرجی کی طرف جائیں چاہیے, ہمیں کفایت شعوری کرنی چاہیے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم جہاں سے بچت کر سکتے ہیں وہاں سے گورنمنٹ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا, اور جتنا وہ کم ہوگا اتنا ہمارے پہ پریشر کم ہوگا. ہمارے دیکھیں ریونیو ہمارے بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ہم دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو وہاں ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ ٹیکس نہیں دیتا, ہمارے بندہ وہی بیچارہ ٹیکس دیتا ہے جو سیلی مین ہے, یہ واقعی جو ٹیکس لینڈ میں پھنسا ہوا ہے. لیکن ایکچولی آپ کراس دا بورڈ جب اس ملک میں ٹیکسیشن ہو جائے گی
تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 16,000 ارب یا 20,000 ارب کی بات، ہم بہت زیادہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں. جب آپ ٹیکس پیئر ٹیکس نہیں دیتے تو پھر گورنمنٹ کو اس ٹائپ کے انیشیٹو اور اس ٹائپ کے تھرو چینلز جو ہے دیکھیے گردشی قرضے ہمارے لیے پرابلم ہے. ہمیں ایندھن کی برآمدات کو جو ہے وہ ایندھن کی برآمدات کو کم کرنا ہے. اپنے الٹرنیٹ سورس آف انرجی جیسے ابھی ہم سولر کی بات کریں، ونڈ کی بات کریں، ہم اپنی ہائیڈل کی بات کریں، ہم جو ہے ونڈ انرجی میں ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اب گورنمنٹ کے کام ہے کہ وہ یہ جو جس کو ہم رینیویبل انرجی کہتے ہیں اس کو ہم 50,000 میگا واٹ پر کیسے لے کے جا سکتے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 50,000 میگا واٹ رینیویبل انرجی پیدا کرنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. صرف ہمیں ایک سرٹن پالیسیز. اور دیکھیں پاکستان میں ایوریج کافی سارے ہم نے انیشیٹوز دیکھے ہیں، کافی ساری گراس روٹ لیول سے ریفارمز دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ از ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی جو سولوشنز ہیں ان کو پریفر کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کائنڈ آف ابھی انرجی کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے تو آپ کی بات کہ ہمارے جو آلٹرنیٹیو ریسورسز ہیں ان کو ذرا ایکسپلور کیا جائے؟ بالکل 100%. دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے دیکھے جائیں 365 میں سے 100% 260 ڈیز ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے اور یہ سن لائٹ پورے ملک میں ہوتی ہے. اور آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کتنی بجلی اس سے پیدا کر سکتے ہیں. اب صرف یہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو ابھی دیکھیں آج کل جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مین گریڈ میں آپ نہ بھی کریں، آپ ہائیبریڈ سسٹم لگا لیں. تو دیر آر سو مینی ویز ٹو. ابھی دیکھیں ہماری انڈسٹری بہت تیزی سے اس سولر سسٹم پہ کنورٹ ہو رہے. 1 میگا واٹ، 2 میگا واٹ، 3 میگا واٹ کے یونٹ ہمارے بہت سارے انڈسٹریز کو میں نے دیکھا ہے، میں نے خود پرسنلی دیکھا انہوں نے لگائے ہیں. تو اس میں ایک تو گورنمنٹ کو فائدہ ہے، ایک دوسرا انڈسٹری کو یہ فائدہ ہے کہ ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف الیکٹریسٹی اینڈ ان انٹرپٹیڈ مینوفیکچرنگ آف دا پروڈکٹس. تو ہمیں کیا کمی ہوتی تھی پہلے؟ بجلی نہیں ہے، پروڈکشن بند ہو گئی، ایکسپورٹ میں پرابلم ہو گیا، ان ٹائم ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو یہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں وہ بالکل یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے چینلائز کر سکتے ہیں اور فردر اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں اور کون سے بہتر مینز ہم یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ آؤٹ آف دی باکس سولوشنز کو جو ہے پریفر کیا جا رہا ہے. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈا بانڈز کے حوالے سے اس کا اجرا بھی جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا ہے. یہ بتائیے کہ یہ بانڈز ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فلوٹ کریں گے تو کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، کس قدر ہمارے پاس اس کی پذیرائی ہوگی، کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا جائے گا؟ اور آف کورس یورو بانڈز کے حوالے سے بھی ابھی 2 دن پہلے نیوز تھی. تو یہ دونوں آپ بتائیے گا. دیکھیے یہ چائنیز یوان میں کرنسی میں جو یہ قرضہ لیا جائے گا اور یہ جو ڈالر پہ بیسیکلی ہم چاہتے ہیں ہماری ڈپینڈنسی کم ہو، ڈالرائزیشن ذرا تھوڑی سی کم ہو. اور یہ چائنا کا پہلی دفعہ شاید ہم بانڈ کا اجرا کر رہے ہیں اور اس ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی تقریباً $700 ملین کی جو ہماری فنڈنگ اس سے آئے گی. اس طرح یورو بانڈ ہے، یورو بانڈ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 بلین کے قریب جو ہے نا ہم جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے. لیکن اب سے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کہ اس پہ کم شرح سود پہ کتنی کم شرح سود پہ اب دیکھیں جو پاکستان کے بانڈز ہیں نا اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے بڑا ہائی ہوتا ہے. کو باہر آپ نے دیکھو نا باہر کے ملکوں میں ڈالر وغیرہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، بینک جو ہے نا بینک میں پیسے رکھنے کے بھی آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں. تو یہ چونکہ پاکستان کی کو اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو اس کے ساتھ سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا، فیوچر میں ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ مارکیٹ کے اوپر جو ہے نا پیسہ نہ لیں. اور تو ابھی بھی دیکھیں نا آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشن ہے کہ جب کمرشل وینچر میں جائیں اب جو ہے اپنے بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل سے بھی پیسے نہ لیں. تو ابھی اتنی ہائی انٹرسٹ پہ ہم جب مارکیٹ میں پیسہ لینے جائیں گے تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی. تو جو ابھی آپ نے بھی بات کی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس سے کرنسی اگر ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہے ہماری تو ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ فلوٹ کرتے ہیں تو ہمیں پھر جو پے بیک ہے نا بڑا مہنگا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی ہمیں جو ہے نا کوئی ایسی سچویشن میں جانا پڑے گا، ایسی صورتحال میں جانا پڑے گا جس میں ہم اپنی ایکسپورٹ اور اپنا جو ڈائسپورا کی پیمنٹس ہیں باہر سے جو پیسے آتے ہیں اس میں کیسے بہتری کر سکتے ہیں. اور لوکل جو ہماری جیسے آئی ٹی ہے، ہماری ٹیکسٹائل ہے، ہماری منرلز ہیں
اور بہت ساری ہمارے پاس چیزیں ہیں. منرلز کا آپ نے ذکر کیا ہے تو منرلز کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال پوچھتی چلوں کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے خاص کر یہ پریشس اسٹونز ہیں ان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس سے کیا ہوگا اور یہ اگر ہم یہ ڈسکس کریں اس سے پہلے ہم رپورٹ دیکھتے چلیں اس کے اوپر کیونکہ ہماری رپورٹ بھی موجود ہے وہ دیکھتے چلتے ہیں اور مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے حوالے سے پھر واپس آتے ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. موجودہ حکومت کی جانب سے قیمتی پتھروں کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور اس کی برآمدات بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں قیمتی پتھروں کی کان کنی اور پروسیسنگ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ بنانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 3 سینٹرز آف ایکسلنس کے قیام کے منصوبے کا جائزہ لیا ہے. یہ پیش رفت اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ قیمتی پتھر اور دھاتیں کسی بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، خاص طور پر ایسے ممالک میں جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہوں. سونا، چاندی، پلاٹینم جیسی دھاتیں عالمی منڈی میں مستحکم قدر رکھتی ہیں اور انہیں محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے. اسی طرح زمرد، یاقوت، نیلم اور دیگر قیمتی پتھر عالمی سطح پر نہایت مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں. سینٹرز آف ایکسلنس کا قیام اس شعبے کی ترقی میں ایک اہم قدم ہے. ان مراکز کے ذریعے مقامی افراد کو جدید مہارتیں فراہم کی جائیں گی جس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ افرادی قوت کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. جدید کٹائی اور تراش خراش کے ذریعے خام پتھروں کی قدر میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے جو براہ راست برآمدات میں اضافے کا سبب بنتا ہے. بین الاقوامی تعاون جیسا کہ چین اور سری لنکا کے ساتھ تربیتی پروگرامز اس شعبے میں عالمی معیار حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. بین الاقوامی نمائشوں کا انعقاد پاکستان کے قیمتی پتھروں کو عالمی منڈی میں متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارتی روابط میں اضافہ ہو سکتا ہے. ان حکومتی اقدامات کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے سے یہ شعبہ نہ صرف زر مبادلہ میں اضافہ کرے گا بلکہ روزگار، صنعتی ترقی اور علاقائی خوشحالی کا بھی سبب بنے گا. جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور نعیم صدیقی صاحب سے ہی پوچھتے چلتے ہیں. سر، مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے اندر پاکستان نے یہ نیا سیکٹر ایکسپلور کیا 2 سال سے، سنس 2 ایئرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ SIFC کے قیام کے بعد جب اس سیکٹر کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں بنیادیں رکھی گئیں یا پھر اس سیکٹر کو زیادہ ایکسپلور کیا گیا تو اس وقت پتہ چلا کہ اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. اب ہمارے پاس انٹرنیشنلی ہم نے مارکیٹ کیا، راک سالٹ یا پنک سالٹ کے حوالے سے بتائیں تو پہلے ہی پاکستان کی ایکسپرٹیز ہے اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے. تو وہیں ہمارے پاس چائنا، سری لنکا جیسے رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کافی ان سے ٹریننگز کے حوالے سے چیزیں ہیں. تو اب اس کا ایکسپوجر کیا ہے اور کتنا ہیوج پوٹینشیل ہم اس سے ایکسپورٹ کے پرپز میں کما سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ان ایکسپلورڈ تھا سیکٹر معدنیات کا اور یہ جیسے SIFC کی کوششوں سے اس کو ہم نے ری ایکسپلور کیا ہے، یہ تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اس میں دیکھیے 92 قسم کی معدنیات پاکستان میں نکلتی ہیں 92 اور اس میں 52 جو ہیں ان کی تجارت بھی ہو رہی 52 کی جی. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے گولڈ بھی ہے، ہمارے پاس بلیک گولڈ بھی ہے، ہمارے پاس سلور بھی ہے، ہمارے پاس دیکھیں جپسم بھی ہے، ہمارے پاس نمک بھی ہے، کاپر بھی ہے اور ہمارے پاس زمرد، یاقوت، ٹوپاز، کوئلہ، یورینیم، یہ ساری. اور اس کی اگر ٹوٹل ویلیو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ریئل ویلیو ہے اس وقت تقریباً $6 ٹریلین ہے اور اگر آپٹیمسٹک ویلیو آپ دیکھیں تو $50 ٹریلین کی آپٹیمسٹک ویلیو ہے. تو یہ تو اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ اگر اس کے اوپر کوشش کی ہے تو ہم تو دنیا کے امیر 3 ملکوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. یہ 3 ایکسیلنس سینٹر جو ہیں یہ تو ہمیں بہت پہلے بنا لینے چاہیے تھے. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ماربل نکلتا ہے لیکن ہم اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے نا. ہم پہلے نہیں ہوتی تھی، اب تو ہم نے دیکھا کافی اس میں فلفل کی جا رہی ہے. اب گورنمنٹ یہ بنا رہی ہے، پہلے اس کو بلاسٹ کر کے نکال دیا جاتا تھا، کر دیتے تھے ہم اس کو. اب یہ اس کی کٹنگ ہوگی، اس کی ویلیو ایڈیشن ہوگی تو وہ جو $1 کی چیز ہے وہ $100 میں بکے گی. تو وہ باہر کے ملکوں کے پاس کیا تھا، وہ ہم سے را لے جاتے تھے اور اس کو پھر ویلیو ایڈ کر کے اس کو کر کے بیچتے تھے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہے کہ ہاؤ وی کین چینلائز
ये सारी चीज़ों को, इसमें क्या हमारी पॉलिसीज़ होंगी, कैसे हम अच्छी मशीनरी बाहर से मंगाएंगे और कैसे लॉन्ग टर्म हम उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बेचेंगे, जैसा देखें रेगुलेटरी की मिसाल आपके सामने है, फिर हमारे पास बड़ी बड़ी कोयले की माइंस हैं और हमारे पास तकरीबन आप देखें $170 बिलियन का तो हमारे पास कोल के ज़खायर मौजूद है। तो हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो हम अब इसको चैनलाइज करें, इसकी मार्केट करें, इंटरनेशनल मार्केट में जाके हम इसको बेचें। और पर्टिकुलरली जो हमारे बाहर कमर्शियल काउंसिल्स हैं और जो हमारी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्सपोर्ट को देखती हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, टी डैप है, तो इसमें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात करें तो हमारे पास जो प्रेशियस स्टोन यानी कि रेयर जो मिनरल्स हैं, वो भी रेयर अर्थ मिनरल जो है जिनकी कि अब फ्यूचर में डिमांड है, लिथियम, 17 रेयर मिनरल्स, बिल्कुल मैंने को बताया 92 में से जो हमारे पास ये रेयर मिनरल्स हैं ये तो इतने कीमती हैं और ख़ास तौर पे हमारे कुछ एरियाज़ में तो ये जो अब फ्यूचर में जो लिथियम है इसका तो पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड आने वाली है और ये तो दुनिया की सबसे महंगी जो है ना ये मादनियात होगी, तो पाकिस्तान कैन डू इट। वेल इंशाल्लाह हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान के पास ये तमाम चीज़ें इतना ज़्यादा पोटेंशियल आए कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के गिर्द तमाम अपने कामों के लिए आए। वेल थैंक यू सो मच नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। खासकर हम बात कर रहे हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर तो काफ़ी पोटेंशियल देखा जा रहा है, यानी कि हमने 2 साल से सिंस हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है और अब इसके अंदर एक टेक्निकल टर्म्स में अगर बात की जाए यानी कि टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी एक इनोवेशन देखी जा रही है। वेल गुफ्तगू जारी, एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं IMF के हवाले से। IMF की बेशतर शराइत कंप्लीट कर ली गई हैं, फुलफ़िल कर ली गई हैं और इससे पहले आपको याद होगा कि जब IMF से हमारी स्टाफ लेवल मीटिंग्स होती थी उसमें तमाम एक ये कहा जाता था कि आप अपनी कंडीशनैलिटीज़ को फुलफ़िल करें, आपको ये करना है, ये नहीं करना। अब हमने देखा कि हमारी इकॉनमी के तमाम इंडिकेटर्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और अब हमने तमाम रिफॉर्म्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो बिल्डअप की हैं। आपको याद होगा नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ जाते थे, फ्लड के हवाले से काफ़ी सूरत हाल पैनिक हो गया था पाकिस्तान में। आज से 3 साल पहले डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि IMF भी ये जानता है कि इतने ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक रिकवर भी किया और बल्कि एक अच्छे नए ट्रैक पे इकोनॉमिक हम कह सकते हैं अलाइनमेंट को फुलफ़िल किया और आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम इंडिकेटर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि IMF की कंडीशनैलिटीज़ को फुलफ़िल किया है, साथ साथ IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 8 मई को पाकिस्तान के मामले पर गौर करेगा और वो एक मीटिंग होगी, उसके अंदर डिसाइड होगा। इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की कीनिया को बरामदात बढ़कर तकरीबन $319.9 मिलियन तक पहुंच चुकी है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बरामदात के तौर पे जो है वो की जाती हैं और साथ साथ गवर्नमेंट ने माशी इस्तेहकाम के लिए यानी कि स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी हद तक कोशिशें की हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का यूरोपीय यूनियन वफ्द को यकीन दहानी और आपने देखा भी है काफ़ी बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद में और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी इनसे मीटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। B2B रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ ऑलरेडी काफ़ी सेक्टर्स में काम होता है जिसमें माइनिंग एंड मिनरल सरफहरिस्त अब दिखाई दे रहा है। इससे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद था और ख़ासकर और भी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की जो है वो एड ऑन हो रही हैं। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इन द कराची स्टूडियोज़। हमारे सैयद खालिद फातमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और इससे पहले हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ अपडेट्स भी हैं, वो भी देखते चलते हैं कि आज के हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं गोल्ड के हवाले से और ख़ासकर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,78,717 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 4,10,000
859 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 4584.73। आप देख सकते हैं फाइनली गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छा ह्यूज इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर ये डेली बेसिस पे चलता रहा तो गोल्ड के प्राइसेस लोकल मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेंगे और डाउन साइड देखे जाएंगे। जबकि ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल $103.22, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $114.48। ऑयल प्राइसेस में हाइक इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि लोकल मार्केट में प्राइसेस बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। ये भी एक हम कह सकते हैं मार्केट के लिए डिफरेंट जो है वो चीज़ दिखाई दे रही है। मैं खालिद फातमी साहब को वेलकम करूंगी। खालिद फातमी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने कमोडिटीज़ भी देखी हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है या फ्लक्चुएशन आ रही है ऑयल प्राइसेस में, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि IMF की बेशतर शराइत कंप्लीट कर ली हैं, फुलफिल कर ली हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 8 मई को पाकिस्तान के मामले पर गौर करेगी। ये सारे मामलात इंटरनेशनल एस्पेक्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे एम्फसाइज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया IMF के हवाले से, जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत सारे मामले में हम देख रहे थे कि हर बार IMF कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर बताता था और हम उसको दुरुस्त करते जाते थे। ग्रेजुअली हमारी हुकूमत ने एक एक करके जितने भी हर्डल्स थे या जितने भी डिमांड्स थे या जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर कर दिया, और अब IMF ने ये फ़ैसला किया, जो 27 मार्च को ऑलरेडी मीटिंग हुई थी उनकी बेसिक लेवल की, उसके बाद के मई में वो आ रहे हैं यहाँ, और अब ये भी जो ख़बर है वो ये फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से कि ये चूँकि हमने सारे शराइत पूरे कर लिए हैं, इसलिए न सिर्फ ये कि हमें वापस तमाम कर्ज़े स्केड्यूल हो जाएंगे, बल्कि 12 अरब का जो कर्ज़ा है जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी वाला भी है, सब हमें मिलेगा। इसमें चंद चीज़ें हैं, जैसे तरक्याती बजट पे उन्होंने कहा 10% और हुकूमत ने कहा बिल्कुल सही है। इसी तरह उन्होंने कहा कि बजट को हम चेक करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। टैक्सेस को देखेंगे, बहुत सी जगह उनका ये कहना है कि जो आप एक्स्ट्रा टैक्स की छूट दे रहे हैं वो ख़त्म कर दें, उस पर भी हुकूमत तैयार। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आने वाला महीना है, ज़ाहिर 2 महीना क्या 2-4-10 दिन हैं, इसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़े मेंटल टेंशन से, क्योंकि एक चीज़ समझ लें इस वक्त कि पाकिस्तान क्या यूँ तो पूरी दुनिया, लेकिन हमारा जोन जो है ख़ास तौर पे यानी साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया जो है, जिसमें ईरान वगैरह सब आ जाते हैं, वो बहुत डिस्टर्ब है हद से ज़्यादा। और फिर हमारा जो रोल रहा है इसमें, और रोल जो अभी तक है और जो कोशिश, उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उसी के साथ साथ गोया हमें इकानमी को भी देखते रहना है। महंगाई, पेट्रोल का आपको पता है कि वर्ल्ड में हर दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं, 111-112 तक ऊपर चली गई हैं। ऐसी सूरत हाल में ये भी हमें अब शायद हमारे किसी मिनिस्टर ने ये भी बयान दिया कि हमारे पास पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टॉक, ये भी परेशानी है। तो ये ऐसी सूरत में गोया जहाँ अवाम बहुत सारे इम्तहानात से गुजर रहे हैं, वहाँ हुकूमत भी बहुत सारे इम्तहानात से गुजर रही है। अभी आपके यहाँ इस्लामाबाद में जो आपने देखा है कि यूरोपीय यूनियन के बिज़नेस फोरम के हवाले से वो बहुत अहम है, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव। तो IMF की जो आप समझें कि बड़े दिनों से हम शश व पंज में थे और बड़े दिनों से हम इंतज़ार में थे, वो अब ख़त्म हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला 8 मई को आने के बाद जैसे हमारा लोन रिलीज़ होगा, और उसके बाद से बहुत मुमकिन है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी, फ़िनांशियल पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाए। ये बात तय है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है अब जब भी आप किसी बुरे वक्त से अच्छे वक्त में आते हैं तो बहुत सारे इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। तो मुझे पता है महंगाई थोड़ी बढ़ गई, फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो जिस टर्मोइल से पूरी दुनिया गुजर रही है उसमें महंगाई का वो रेशो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह हम अगर दूसरे फिर आप देखिए मौसमियाती प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो हर्डल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि IMF के जो प्लेटफॉर्म पे या IMF पे जो लोग काम कर रहे थे या जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी वो काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने बहुत स्मूथ सफ़र करवाया है 2-3 सालों में हमें फ्रॉम बिगनिंग। आपको पता हर बार हम खौफजदा हो जाते थे कि अब ये परेशानी जाएगी, लेकिन अब कुछ नहीं है। यानी जो स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को हुआ था, अब वो गया एग्जीक्यूटिव टीम जो आ रही है उसके साथ ये फाइनल मुआहिदा होगा, और ये जो अगली किस्त है वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, फाइनेंशियल, और हुकूमत की भी कामयाबी है ये।
फातमी साहब ये भी बताइएगा, आपने यूरोपीय यूनियन का भी जिक्र किया, आपने क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र किया, तो इस्लामाबाद में हमने देखा था ये दो रोज़ा उनकी जो एक कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ हम कह सकते हैं मीटिंग थी B2B रिलेशन के मुआहदे के हवाले से या बिल्डअप करने के हवाले से, तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी शिरकत की, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यकीनन शिरकत करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि इस डेलीगेशन के आने के बाद जो बिजनेसेस हैं वो मज़ीद फ्लरिश करेंगे। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट हैं वो भी बताइएगा, और साथ साथ जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की उनसे मुलाकातें हुई हैं तो कितना फ्रूटफुल साबित होगा, आने वाले दिनों में हम कितने बिजनेस उनसे ले सकते हैं। और दूसरा क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने जिक्र किया, तो क्लाइमेट चेंज का पूरी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान की इसमें कोई गलती या कोई कोताही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत कम हम कह सकते हैं कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वेयर एज अगर पूरी दुनिया से मुकाबला किया जाए तो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जो है वो कार्बन एमिशन करती है। तो इन दोनों चीज़ों पर रोशनी डालें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। देखें, पहली बात जो आपने यूरोपीय यूनियन की कही, तो वो आपको खुद पता है कि ट्रेडिंग में यानी बिजनेस में पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर है यूरोपीय यूनियन। अच्छा, यूरोपीय यूनियन से मुराद होती है ज़ाहिर है तमाम वो जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, और उनसे जो ट्रेडिंग है हमारी मेन आइटम की, वो बहुत बड़ा गया फॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया। अच्छा, उनके यहाँ सख्तियाँ बहुत हैं, हर्डल्स बहुत है, लिमिटेशंस बहुत है, क्वालिटी के कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी ये हुकूमत बार बार यही कोशिश कर रही है कि जो उनका म्यार है, जो बैनुल-अक़वामी स्टेटस है, जो बैनुल-अक़वामी तराजू है, उस पर हमारी आप अगर गौर करें तो इस हुकूमत को एक तरफ वो बिज़नेस बढ़ाने की बात करी, लेकिन एक तरफ अपने लोगों को ये भी बता रही है कि भाई आपको बिज़नेस तो मिल रहा है, इस बिज़नेस को सस्टेन कैसे करेंगे, रिमेन कैसे करेंगे, इसका ये जो मीटिंग है, देखिए यूरोपीय यूनियन का पूरा डेलीगेशन बिज़नेस फोरम आया हुआ है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि जनाब आली हमें यकीन है कि हमारी जो मुआशी कंडीशन है वो बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड पे है, हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और ग्रोथ भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 4%, मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि 4%, हालांकि जो हालात दुनिया के उसमें बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि आपका ग्रोथ रेट क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 4% हम रखेंगे। तो ये तो एक चीज़ तय है कि जो आपकी ये कॉन्फ्रेंस का, अच्छा इसमें इस हुकूमत की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी वो बाहर के डेलीगेशंस आते हैं, जितने भी ट्रेड और बिजनेस की चीज़ें होती, जितनी भी एक्सपोर्ट, उसमें वो बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें ये बल्कि आप हर चीज़, नेपरा का मामला हो, इलेक्ट्रिक का मामला हो, गैस का मामला हो, सोलर का भी आपको पता कितने काफ़ी एहतजाज भी हुआ लोगों ने, उस मामले में भी उनकी कोशिश होती हुकूमत की कि कोई ये ना कहे कि हमने ये फैसला किया, बल्कि वो ये कहते हैं नहीं हम आपकी मर्ज़ी और मशवरत से जो बेहतर समझते। तो इसमें भी जो फोरम है, इसमें सारे जो दिल्ली पाकिस्तान के टॉप के बिजनेस मैग्नेट्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो भी अपनी राय दे रहे हैं। अब देखिए है क्या, हुकूमत का काम होता है सिर्फ सफारत खाने, PR और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बिल्ड करना, लेकिन उसको चलाना और उससे फ़ायदा उठाना हुकूमत का काम नहीं है, ये बिज़नेस कम्युनिटी का काम है। हमें ये देखना है कि ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो वहाँ यूरोपीय यूनियन में कहाँ जाकर खड़ी होती है, क्योंकि देखिए एक सच्ची बात यह है कि बहुत सारे हमें जो परेशानियाँ, शायद उसकी वजह टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह एडवांसमेंट है, उसकी वजह स्किल है, बहुत सारी वजह, लेकिन बहुत सी जगह हम मार खा रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी हम नहीं, ख़ास के मेडिसिन में या दूसरी बड़े सारे प्रोडक्ट हैं जहां हम नहीं दे पाते हैं। तो अब ये हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम सारी आसानियां दे रहे हैं, आप खुदा के लिए कोशिश कीजिए कि दुनिया के मेयार पे आप सामान बना सकें, ताकि आपका एक्सपोर्ट बेहतर, जितना एक्सपोर्ट बेहतर होगा उतना मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जो मैं समझता हूं ये बहुत साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफी मैटर भी करते हैं, और गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसीज बनाते हुए, एक फ्रेमवर्क बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, लास्ट अपडेट्स भी आपको बताते चलें करेंसीज के हवाले से हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.24 रुपीज, सेलिंग वाज 326.83। यूके पाउंड बाइंग रही 376.62, सेलिंग वाज 377.29।
US dollar buying rahi 278.7, selling was 279.2, and lastly Chinese yuan buying rahi 40.76, selling was 40.83. Nextly GCC currency updates में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.31, सेलिंग was 74.44 रुपीस, यूएई दिरहम बाइंग रही 75.9, सेलिंग was 76.03, कतरी रियाल बाइंग रही 76.54, सेलिंग was 76.67, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 909.74, सेलिंग was 911.38. ये थे करेंसी रेट्स आज की मार्केट में. हम देख रहे हैं रुपी डॉलर जो पैरिटी थी या फिर एक हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन दिखाई दे रही थी, वो अभी थोड़ा सा एक पॉज की तरफ है, लेकिन समहाउ एक अच्छी बात यह है कि रुपी स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.